हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दी ऑफिसर एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का 15 मिनट शो में स्वागत करता हूं। 15 मिनट शो की अगर बात करें दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, बायोडायवर्सिटी क्या है। जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता का मतलब दोस्तों, अलग अलग जीवों में जो विविधताएं देखने को मिलता है, वो विविधताएं किस प्रकार डिटरमाइन होती हैं, उनके बारे में दोस्तों जैव विविधता, उसे जैव विविधता कहते हैं। अगर हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, तो इसका मतलब वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से, या तो मानवीय गतिविधियों के कारण से, या तो दोस्तों प्राकृतिक गतिविधियों के कारण से, ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों उनके आवास को प्रभावित किया गया है। जीव जंतु और वहां पर पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं, उनको प्रभावित किया गया है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। मतलब वो अलग अलग, वो विविधता वाला क्षेत्र, वो जैव विविधता वाला क्षेत्र, जहां की दोस्तों बायोडायवर्सिटी, जहां की दोस्तों इकोलॉजिकल सिस्टम को, जहां के पारिस्थितिक तंत्र को क्या किया गया है ना, बर्बाद किया गया है, उसे नष्ट किया गया है। या तो वो नष्ट मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ है, मुख्य तौर पे मानवीय गतिविधियों के कारण ही होता है। ठीक है, और कुछ दोस्तों प्राकृतिक कैलेमिटीज भी हो सकते हैं, है ना, जैसे दोस्तों फॉरेस्ट फायर हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होना, क्लाइमेट चेंज होना, तो ये सारी चीजें हो सकता है। आइए हम समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैव विविधता होता क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य है कि जैव भौगोलिक क्षेत्रों से हैं वे, सॉरी, कह रहा जैव विविधता हॉटस्पॉट्स से तात्पर्य है उन जैव भौगोलिक क्षेत्रों से हैं जो जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार हैं और विनाश के खतरे में भी खड़े हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के दृष्टि से समृद्ध हैं और मानवीय गतिविधियों के कारण काफी खतरे में हैं। ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। अगर हम जैव विविधता हॉटस्पॉट के अवधारणा के विकास की अगर बात करें, तो सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट का विकास किया गया था। ठीक है, ये अपनी विचार 1988 में पहली बार प्रस्तुत किए थे, और इनके विचार को 1989 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इनके विचार को दोस्तों एक ब्लूप्रिंट के रूप में क्या किया, अपनाया। और बाद में जाकर के 1999 की अगर हम बात करें दोस्तों, 1999 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक संपूर्ण तरीके से, है ना, एक संपूर्ण तरीके से वैश्विक मूल्यांकन कर जो अलग अलग स्थान पे जैव विविधता हॉटस्पॉट था, उनको क्या किया, इंगित करने का काम किया। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जैव विविधता के अगर मापदंड क्या हैं। अगर हम किसी क्षेत्र को ये चाहते हैं, अगर हम विश्व के किसी भी ऐसे क्षेत्र को अगर हम चाहते हैं कि इसे हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करें, तो उसके लिए क्या क्या मापदंड होंगे, उन मापदंडों को हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर हम उसकी स्थानिकता, स्थानिकता का मतलब होता है दोस्तों इंडेमिक, है ना, क्या होता है, इंडेमिक। इंडेमिक बोला तो दोस्तों, इंडेमिक का मतलब यह होता है कि ऐसी वनस्पति, ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ उसी स्थान पर व्याप्त हो, उसी स्थान पर क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, है ना। उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्थानिक जीव जंतु कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि अगर हम कहें दोस्तों कि हिमालयन रीजन में ही सिर्फ दोस्तों पांडा पाया जाता है, तो पांडा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पांडा को हम कहेंगे कि पांडा जो है वो हिमालयन क्षेत्र का इंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक जीव है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहले स्थानिकता की बात करते हैं। किसी भी, है ना, हॉटस्पॉट्स की मापदंड की बात करें तो स्थानिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह कहा जाता है कि योग्यता की बात करें तो इसमें कम से कम 1500 ऐसे जीव जंतु हों जो स्थानिक हों। स्थानिक का मतलब क्या हो कि वहां पर पाए जाने वाले कम से कम 1500 ऐसे जीव जंतु हों जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाते हो, कहीं दूसरे स्थान पर उनकी, है ना, प्रेजेंस ना हो। तभी हम उस स्थान को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट के श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा यह है कि कम से कम उसका 70% क्षेत्र क्या हो चुका हो दोस्तों, नष्ट हो चुका हो।
70%। पहली बात तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एरिया है तो इसका लगभग 70% क्या हो चुका है दोस्तों, नष्ट हो चुका है, 30% अब बचा हो, है ना। मतलब दोस्तों इसको बहुत ज्यादा क्या होने चाहिए, इस बहुत ज्यादा दोस्तों संरक्षण की जरूरत है। इस 30% को बहुत ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि इसका 70% क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। इसका मतलब संक्षिप्त में अगर आप कहें तो आप यही कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे जिनमें कम से कम 1500 जीव जंतु या दोस्तों 1500 पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसी स्थान पर व्याप्त होंगे, दुनिया में किसी और स्थान पर प्रेजेंट वो नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों उसके मापदंड के लिए कि कम से कम, है ना, 70% क्षेत्र जो है उसका क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, और 30% अब बचा है जिसको अत्यधिक संरक्षण की जरूरत है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्षेत्र को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल जो संख्या है उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, और मुख्य तौर पे विश्व में जितने भी अगर आप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको कहां मिलता है, उष्ण कटिबंधीय जंगलों में मिलता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्क और मकर रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच दोस्तों विश्व में सबसे अधिक क्या मिलता है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें दोस्तों वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इनमें घने जंगल होते हैं, है ना, इनमें दोस्तों क्या होता है ना, घने वर्षा वन होते हैं। तो दैट्स वाई दोस्तों आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र होंगे, वो क्षेत्र जो ज्यादा घने होंगे, जो ज्यादा सघन होंगे। ठीक है, तो आपको कहा जाता है दोस्तों कि अगर हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट कर्क और मकर के बीच में अर्थात दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह पृथ्वी के भूमि सतह का मात्र 2.30% ही दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जितना भी भूखंड है उसके 2.3% में आपको क्या मिलता है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है ना। इनमें विश्व के लगभग 50% स्थानिक वनस्पतियां प्रजातियां हैं और 43% दोस्तों स्थलीय केसुरुकी दोस्तों क्या है, प्रजातियां अवेलेबल हैं। स्थानिक प्रजातियां का मतलब, स्थानिक वनस्पति का मतलब मैंने फिर से बोला एंडेमिक स्पीसीज, है ना। मतलब दोस्तों 50% एंडेमिक स्पीसीज जो हैं यहां अवेलेबल हैं और 40% दोस्तों क्या है, वर्टिब्रास एनिमल्स जो हैं वो एनिमल है। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सारे आपको यहां पर दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है, ये है दोस्तों आपका कर्क रेखा, ये है आपका दोस्तों मकर रेखा, ये है आपका दोस्तों इक्वेटर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि विश्व के सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला दोस्तों हॉटस्पॉट जो है वो आपको कहां है, आपको यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे कम आपको कहां देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप नॉर्थ पोल के पास आप चले जाइए, यहां पर दोस्तों आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं मिलता है। साउथ पोल के पास चले जाइए दोस्तों, आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं मिलता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर किसी ग्लोब में, अगर हम किसी ग्लोब में दोस्तों, अगर हम दोस्तों भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं तो बायोडायवर्सिटी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या क्या हो जाती है, घटती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहां देखने को मिलता है, आपको विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलता है, और सबसे कम दोस्तों आपको देखने को कहां मिलता है, तो आपका ध्रुवों के पास देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगर हम भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में कुल कितने हैं दोस्तों, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, और इसका उल्लेख कुछ इस प्रकार किया गया है। आप देख पाते हैं दोस्तों, ये हिमालयन रीजन है, ये आपका वेस्टर्न घाट और आपका, है ना, श्रीलंका वाला क्षेत्र है, ये आपका दोस्तों इंडो बर्मा क्षेत्र है, और ये आपका दोस्तों सुंडालैंड और अंडमान वाला क्षेत्र है। तो भारत में कुल दोस्तों 4 आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, वर्तमान और बर्मा जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, और सुंडालैंड और दोस्तों अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार वाला जो क्षेत्र है उसको आप, ये 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में प्रेजेंट हैं। बात करें दोस्तों अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में दोस्तों लाल पांडा यहां का दोस्तों एंडेमिक स्पीसीज है। हेम तेंदुआ दोस्तों यहां का एंडेमिक स्पीसीज है, यहीं पर सिर्फ मिलते हैं, दुनिया में कहीं और, भारत में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलते हैं।
अगर हम पश्चिमी घाट श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मैकॉक नाम का दोस्तों एक बंदर है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाले रीजन में ही मिलते हैं, कहीं विश्व में दूसरे स्थान पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नीलगिरी जो तहर होता है, नीलगिरी दोस्तों तहर जो है एक प्रकार का दोस्तों समझ लीजिए कि डियर होता है, यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको कहां देखने को मिलती है, यह भी आपको दोस्तों पश्चिमी घाट में ही आपको देखने को मिलता है। अगर हम जैव विविधता हॉटस्पॉट के अगर हम खतरों की बात करें, है ना, कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्या क्या खतरे हैं, ठीक है, तो इनका सबसे पहला जो खतरा है दोस्तों वो है क्या, आवास विनाश। आपको पता है कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना, तो ये औद्योगिकरण की युग में और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम पेड़ पौधों को काट करके ज्यादा हम अर्बन स्टेट्स या अर्बन दोस्तों सिटीज डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्या मिल रहा है दोस्तों, एक खतरे का घंटी के रूप में संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज हैं जिनका दोस्तों क्या हो चुका है, आवास ही घट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने वनों की कटाई की है, हमने शहरीकरण किया है, हमने कृषि को दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से विस्तार किया है, हम अपने जीविकोपार्जन के लिए हमने कृषि को विस्तार किया। तो क्या लगता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, जिसको हम लोग दोस्तों है ना झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। एक बार जो जंगल कट गए उसको दोस्तों फिर जंगल के रूप में दोस्तों स्थापित होने या विकास होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है हमने दोस्तों एग्रीकल्चर को अपनी जरूरत के लिए तो पूरा हमने डेवलप कर लिया, विकास कर लिया, उसका विस्तार कर लिया, परंतु हमने जंगलों के संरक्षण की बात नहीं सोचा। हमने क्या किया, जो भी जीव जंतु थे, जो वनस्पति थे, उनके हमने आवासों को क्या कर दिया, खतरे में डाल दिया। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तब से लेकर के अब तक पूरे पृथ्वी का ग्लोबल टेंपरेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। अब 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप सिंपल सी C/5 F-32/9 लगा करके दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, है ना। आप समझिए कि जब दोस्तों आपके बॉडी का तापमान जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, 97 से 98 होता है, तो आप कहते हो हमें बुखार लग गया। बड़ा सोच के देखिए कि पृथ्वी का ग्लोबल टेंपरेचर औसत तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके औसत तापमान में दोस्तों आपने 1 डिग्री सेल्सियस की क्या कर दिया, आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया। तो सोचिए यहां के जीव जंतु, यहां के वनस्पतियों और यहां के दोस्तों समुद्री है ना परिवेश में क्या प्रभाव पड़ा होगा, यहां के दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र, यहां के दोस्तों या कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ा, क्योंकि दोस्तों हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जोरों शोरों से किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने कार्बन को बहुत ज्यादा इमिट किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जलवायु परिवर्तन भी क्या बन जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के खतरे का कारण के रूप में आपको मिलता है। प्रदूषण, हम 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, 21st सेंचुरी में दोस्तों आपने देखा कि हम आज एक उपभोक्तावाद की जिंदगी हम जीने की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं से अपनी जिंदगी को लैस कर रहे हैं, ठीक है। इन सुख सुविधाओं की वजह से दोस्तों आप क्या कर रहे हो दोस्तों, प्रदूषण, जैसे आपने वाहनों को खरीदा, आपने एसी खरीदा, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, कहीं ना कहीं दोस्तों ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जलवायु को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, आपके वायुमंडल को क्या कर रहा है, ये दूषित कर रहा है ना। जैसे दोस्तों रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ओजोन परत को क्या कर रहा है, छीन कर रहा है, और ये आगे चल करके आपके पूरे वायुमंडल को दूषित करने में दोस्तों बड़ा योगदान निभा रहा है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो, आपका जिंदगी, एक दिन जरा सोच के देखिए अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर ना आए, एक दिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, तो आपकी जिंदगी क्या होता है दोस्तों, एकदम परेशान हो जाता है, आपकी लाइफ बड़ा क्या होता है दोस्तों, इधर इधर हो जाता है। तो आप यह सोच सकते हैं दोस्तों हमने क्या कर दिया, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया, हमने औद्योगिक गतिविधियों के कारण, कीटनाशकों के कारण हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, अपने वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट को प्रभावित कर रहा है। आक्रामक स्पीसीज, बहुत सारे दोस्तों गैर देसी प्रजातियां दोस्तों क्या कर रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन शुरू हो रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे अनेक प्रकार की दोस्तों बीमारियां जो हैं इंडेमिक स्पीसीज में पैदा हो जाता है, और वो इंडेमिक स्पीसीज में पैदा होने वाले बीमारियां क्या करती है दोस्तों, वहां के इंडेमिक स्पीसीज स्थानिक प्रजातियों को क्या कर जाती है, नष्ट कर देती हैं और अपनी वर्चस्व को बढ़ा देती है। तो ये कहीं ना कहीं आक्रामक प्रजातियां भी इसमें क्या है, प्रमुख
है ना, इनका क्या होता है, रोल होता है। अत्यधिक दोहन, हम असंतुलित शिकार कर रहे हैं, मछली अधिक अधिक पकड़ रहे हैं, लकड़ी हम अत्यधिक काट रहे हैं दोस्तों, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आवासों को हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, है ना, पारिस्थितिकी आवासों को हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब भी क्या बन जा रहा है दोस्तों, आपके पूरी तरह से पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट्स के लिए दोस्तों खतरे का घंटी के रूप में ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बस आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूं। ये था दोस्तों आज आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंधित आपको जो तथ्य आपको जानना था, जो हमने आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्लास कैसा लगा। बाकी आप अपने क्लास, अगले क्लास के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।